उपस्थित लोगों को मेरी ओर से नमस्ते। जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं उनको भी नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 136वीं गोष्ठी है सृजन संवाद की। सृजन संवाद पिछले 13 सालों से लगातार हर महीने गोष्ठी करता आ रहा है। कभी साहित्य पर, कभी सिनेमा पर और कभी अन्य कलाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका वैसे तो इसके कई उद्देश्य हैं, लेकिन एक उद्देश्य ये है कि हम नए लोगों को साहित्य, कला और सिनेमा का चस्का लगाएं, को लिखने पढ़ने की ओर आकर्षित करें और उनको बढ़ावा दें, उनको मंच प्रदान करें। हमारे तो मेंबर्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग सक्रिय हैं। लोग दूसरे दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। सबकी व्यस्तताएं है, ये तो सही है, लेकिन अगर हर महीने वही चेहरे दिखाई देते रहेंगे तो लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, मोनोपोली तो नहीं कर ली है। इसलिए मैं बाकी सदस्यों से भी आग्रह करूंगी कि वो भी आगे आए और प्रोग्राम में शिरकत किया करें, जिम्मेदारी लें और कम से कम दर्शक और श्रोता के रूप में तो जरूर ही जुड़े। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो साहित्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे साथ 2 वक्ता होंगे, लेकिन किसी कारणवश एक और वक्ता हमारे साथ नहीं है। वो विश्व भ्रमण कर रही हैं, इसलिए वो नहीं जुड़ पाई। हमारे साथ आज एक ही वक्ता है, लेकिन वो ऐसी वक्ता है जिससे हिंदी संसार पूरी तरह परिचित है। आज हमारे साथ कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार प्रज्ञा जुड़ी हैं। प्रज्ञा से मैं तब से परिचित हूं, बल्कि उनके पेन से मेरा परिचय पहले था। प्रज्ञा को मैं तब से देख रही हूं, पढ़ रही हूं, जब उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने नाटकों पर काम किया, कॉलेज में पढ़ा तो वो रही हैं। कहानियां खूब लिखी और कहानियां ऐसी लिखी कि वो एकदम अलग से नजर आती हैं। हिंदी में त्रयी लिखने की परंपरा उतनी नहीं है, लेकिन प्रज्ञा ने उपन्यास के रूप में त्रयी लिखी। उनके 3 उपन्यास अभी तक आ चुके हैं। गूदड़ बस्ती, धर्मपुर लॉज और आज जिस उपन्यास पर चर्चा हो रही है, कांधे पर घर। ये तीनों उपन्यास मैं इसलिए त्रयी कह रही हूं क्योंकि तीनों ही दिल्ली पर आधारित है। बहुत सारे इंग्लिश में आपको ऐसे उपन्यास मिल जाएंगे जो किसी आधारित हैं और त्रयी के रूप में विख्यात हैं। फिल्मों के दौर में तो ये होता ही रहा है। सत्यजीत राय ने कलकत्ता त्रयी बनाई, मृणाल सेन ने भी कलकत्ता त्रयी बनाई है, लेकिन हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसा देखने को आता है। प्रज्ञा ने ये काम किया है। उन्होंने दिल्ली पर 3 उपन्यास निरंतर लिखे हैं और दिल्ली की ऐसी तस्वीर दिखाई है जो दिल्ली की प्रचलित तस्वीर से बिल्कुल अलग है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली महानगर है, दिल्ली विश्वविख्यात है, दिल्ली बहुत प्राचीन शहर है, लेकिन प्रज्ञा ने जिस दिल्ली को दिखाया है वो दिल्ली उस चमचमाती दिल्ली से अलग हटकर है। देखो, जब मैं पढ़ती हूँ तो एक बात बहुत कह दीजिए कि बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई देती है। जैसे कि कल ही मैं उनकी एक कहानी पढ़ रही थी, वनमाली कथा में।
इसमें मैं पढ़ रही थी कि कहानी परत दिल्ली से संबंधित है और इसमें उन्होंने दिल्ली की उच्च वर्ग की महिलाओं को, जिसमें एक स्त्री, उनसे 7 स्त्रियां हैं, 8वीं स्त्री उनसे अलग, वो सारी की सारी महानगर की स्त्रियां, उनको शौक चल रहा है कि वो गांव का भी दर्शन करें और वो गांव देखने जाती हैं। प्रज्ञा की कहानी में एक बात जो रेखांकित करने लायक है वो ये है कि उनके डायलॉग बहुत मजेदार होते हैं। उसमें कटाक्ष होता है, उसमें प्रवाह होता है, उसमें बदकही होती है। तो वो इस कहानी में भी है और कहानी की अंतिम पंक्ति तो कटाक्ष भी है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश भी है, भविष्य के प्रति एक बहुत सकारात्मक इंगित भी वहां पर किया गया है। एक और बात जो मुझे इस कहानी में से अन्य कहानियों में भी लगी लेकिन इस कहानी में खास तौर से लगी वो है मानवविश्वास। ये जो 7 स्त्रियां खाई पी अघाई स्त्रियां हैं, वो भी एक ऐसा अवसर आता है जब उनकी आंखों में भी नमी दिखाई देती है। ये पकड़ पाना आसान काम नहीं है। खैर, आज हम लोग कहानी पर बात करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। आज प्रज्ञा अपने नवीनतम उपन्यास, जैसा कि उन्होंने बताया, ये उस पर पहली गोष्ठी है, ऑनलाइन गोष्ठी पहली बार हो रही सृजन संवाद में। कांधे पर घर उपन्यास का नाम है। इसका कुछ अंश वो पढ़ेंगी, साथ ही साथ इस पर अपनी बात भी रखेंगी कि किस तरीके से ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा उन्हें मिली, कहाँ से सूत्र उन्हें मिले, लिखने के दौरान क्या क्या हुआ, प्रकाशन में क्या बातें आई सामने और प्रकाशन के बाद क्या अनुभव रहा, पाठक समीक्षकों की क्रिया मिली है। साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि वो अपने बताएं ताकि उन प्रश्नों को हम यहाँ भी रख सके, अपने विचार भी बताएं ताकि पता चले कि उन्हें वार्ता कैसी लग रही है। साथ ही साथ जो लोग मंच पर हैं और मंच के पीछे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि वो भी अपनी टिप्पणियां भी दें और अपनी जिज्ञासाओं को भी सामने रखें ताकि हम सब मिलकर के इस चर्चा को सफल बना सके। आज का संचालन कर रही हैं क्षमा त्रिपाठी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। क्षमा स्वयं भी साहित्य से जुड़ी हुई है, आजकल पत्रकारिता भी कर रही है, जमशेदपुर में अभी हैं, हालांकि उनका संबंध गोरखपुर से है। हमारे साथ जयदेव वारसे से जुड़े हुए हैं जिनका संबंध नाटकों से और फिल्मों से है। जयदेव सृजन संवाद के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। जब भी उनको कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अक्सर मैं उनको धन्यवाद के लिए बुला ले खुशी। कुछ सदस्य जो बहुत ही एक्टिव है और जिस कारण हम हर महीने गोष्ठी कर पा रहे हैं, उसमें से एक है वैभवमणि त्रिपाठी। उनके कारण सृजन संवाद स्ट्रीम यार्ड पर अपने कार्यक्रम कर पा रहा है। तो मैं जयदेव और वैभवमणि त्रिपाठी दोनों का स्वागत करती हूँ। मैं फेसबुक से जुड़े हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ आज की उपन्यासकार प्रज्ञा का भी स्वागत करती हूँ और माइक सौंपती हूँ क्षमा त्रिपाठी को, आगे का कार्यक्रम वो चलाए। और प्रज्ञा का लोग शायद बहुत से परिचय नहीं देंगे क्योंकि सभी लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मेरा ये भी है कि परिचय एक तो कोई जल्दी याद नहीं रखता है और परिचय से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का काम, वो ही उसका परिचय होता है। और प्रज्ञा के काम से
हिंदी संसार बहुत अच्छी तरह परिचित है। तो फिर भी थोड़ा सा परिचय तो क्षमा देंगी ही, और क्षमा करेंगे। क्षमा। नमस्कार मैम। साथ ही साथ मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये काम करने के लिए दिया, क्योंकि मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है, मैम का लिखा हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने बारीकी से हर चीज़ों को यहाँ पे रखा है इस उपन्यास में। आज मैं सबसे पहले तो प्रज्ञा मैम को यहाँ पे होने की वजह से और उनके बारे में चूंकि बातचीत हो रही है, उनके लिखे हुए बातचीत हो रही है, तो इसलिए मैं उनको यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और लोगों को पता है कि प्रज्ञा मैम कौन है, प्रज्ञा रोहिणी कौन है, जो जिनका लेखन क्या है, वो किस तरीके से दिखती हैं, और इसके पहले भी जो उनका उपन्यास आ चुका है, जो मैम ने बताया है, तो सब लोगों ने जो भी पढ़ा है वो लोग उनसे परिचित हैं। लेकिन फिर भी छोटा सा मैं परिचय कराना चाहती हूँ कि मैम अभी प्रज्ञा मैम अभी दिल्ली में रह रही हैं, और वो किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। उनका लगातार लिखना पढ़ना रहता ही है। जो उन्होंने इसके पहले 2 उपन्यास लिखे हैं, गूदड़ बस्ती और धर्मपुर लॉज, उसके बारे में हमने आपसे बताया है। इसके साथ ही उन्होंने तकसीम, मन्नत टेलर्स, रज्जो मिस्त्री तथा मालू शाही मेरा छलिया बुरांस शीर्षक का 4 कथा संग्रह इनका आ चुका है। और ये जो है कहानी संग्रह इनका है मीरा स्मृति सम्मान, महेंद्र प्रताप स्वर्ण सम्मान, ये सब पे इन्होंने जो है बहुत अच्छे से लिखा है। इनका जो है सिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, प्रतिलिपि.com सम्मान, स्टोरी पुरस्कार से ये जो है पुरस्कृत हुई हैं। इनका नुक्कड़ नाटक भी है, तो नुक्कड़ नाटक रचना और प्रस्तुति, नाटक के संवाद, नाटक पाठ और मंचन, कथा एक की जैसी किताबें नाट्यालोचना केंद्रित हैं। उनके द्वारा संपादित 12 नुक्कड़ नाटक जनता के बीच जनता की बात किताब में शामिल है। तारा की अलवर यात्रा बाल साहित्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2008 से पुरस्कृत है। वैचारिक लेखन से जुड़े लेख इनकी किताबों में आईने के सामने इनका एक संकलन है, इसमें इन्होंने लिखा है। लगभग 2.5 दशक से प्रज्ञा मैम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में अध्यापन कर रही हैं। तो आज जो उपन्यास है, जो इनकी अभी नई उपन्यास आई हुई है, कांधों पर घर, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ये एक उपन्यास ऐसा लिखा हुआ है कि दिल्ली के जो रूप हम सबके सामने है कि दिल्ली कैसे दिखता है, कैसा चमकता हुआ शहर है, और कैसे लोग दिल्ली के बारे में जानते हैं और दूर दूर से जाकर दिल्ली में बसना चाहते हैं, कि वाकई वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है भोगने के लिए। जो इंसान कमाता है, रहना चाहता है, सारी सुख सुविधा को उठाना चाहता है, वो जाके दिल्ली में रहना चाहता है। तो ऐसे लोग को भी ये दिखा रहा है कि कैसे जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर को कांधों पे लेके चलते हैं, जो विस्थापित हैं, और जो दिल्ली में रहते हुए भी सारी सुख सुविधाओं और सारी रंगीनियत से बिल्कुल अलग हैं। उनके बारे में मैम ने लिखा है, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मैं देती हूँ कि मैम ने ऐसे टॉपिक को यहाँ पे उठाया है इस किताब में। तो सबसे पहले प्रज्ञा मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप जो है इस किताब का कुछ अंश पढ़ करके और लोगों को सुनाएं, ताकि लोग पहले आपकी जुबानी सुन सकें कि आपने क्या लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया शमा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय विजय शर्मा जी और सृजन संवाद, जिन्होंने आज ये मंच दिया और कांधों पर घर इस उपन्यास की पहली ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित की। 136वां ये आयोजन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सृजन संवाद के लिए, जिसे मैं बहुत समय से देख रही हूँ। बिल्कुल परिवार की तरह ये काम कर रहा है सृजन संवाद। मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच की और इसके नेपथ्य की भी। तो आपके कहे मुताबिक सबसे पहले मैं अपने उपन्यास के एक छोटे से अंश का पाठ आप सबके लिए कर रही हूँ। साहब, बताए ना कि लड़के को ऐसे कहाँ लिए जा रहे हैं। मुनमुन हिम्मत करके आगे आई और उसने आगे की ओर ठेले जा रहे परवेज की कलाई पकड़ ली। बाहर जमा भीड़ के चेहरे पढ़ लेने के बाद पुलिस वाले जरा नर्म पड़े। अरे कुछ नहीं, किसी मामले की पूछताछ है और क्या। चिंता नहीं करो, यहीं पास की चौकी में है लड़का, कुछ देर में आ जाएगा। उसने मुनमुन की आंखों में आंखें डालकर कहा।
सलीम ने आगे बढ़कर मुनमुन की हथेली से परवेज की कलाई को आजाद करवाया और आंख के इशारे से मुनमुन को सरकारी काम में बाधा बनने से रोका। मुनमुन की हथेली का दबाव कमजोर हुआ तो पुलिस वाले परवेज को लेकर आगे बढ़ गए। भीड़ पीछे छूटी जा रही थी। गली के मोड़ पर परवेज ने पीछे मुड़कर खाला को आवाज लगाई, खाला, ऑफिस में फोन जरूर करवा देना कि मैं आज लेट से पहुंचूंगा। थोड़ी देर भीड़ अटकलें लगाती रही, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सलीम परेशान हाल कुछ देर सोचता रहा, फिर तैयार होने लगा। उसे खाने का डिब्बा लेते देखकर मुनमुन बोली, आज तुम काम पर मत जाओ, पता नहीं शायद चौकी जाना पड़े। परवेज को ले गए हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सलीम ने एक नजर मुनमुन की तरफ देखा, फिर खड़ा हो गया। ठेकेदार दिहाड़ी काट लेगा, जाना तो पड़ेगा। जाऊंगा तो कुछ पैसों का इंतजाम भी करता होऊंगा। तू चिंता नहीं कर, जाते वक्त चौकी से होता हुआ जाऊंगा। कहकर सलीम बाहर निकल गया। चौकी गया तो एक पुलिस वाले ने उसे अंदर घुसने से मना कर दिया। कुछ देर बैठा रहा। सलीम ने देखा परवेज अंदर ही था, बातचीत चल रही थी। सलीम बाहर ही बैठ गया। परवेज की चिंता के साथ उसे अपने काम की चिंता भी खाए जा रही थी। सलीम आखिर कितनी देर बैठा। परसों ही उसे पेंट का नया काम मिला था। देर से जाने पर ठेकेदार दिहाड़ी काट लेता। मुनमुन अफसाना और समंदर को स्कूल छोड़कर आज काम पर नहीं गई। जुबैर जो बीमार था, उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई और यही सोचा परवेज आ जाएगा, तब दोनों अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, परवेज नहीं लौटा। अब मुनमुन घबराने लगी। परवेज अभी तक क्यों नहीं आया? बार बार मन 100 अटकलें लगा रहा था। कितनी दफा मुनमुन का मन किया कि खुद ही चौकी जाकर परवेज का पता लगा कर आए, पर बार बार सलीम की आंखों का इशारा आड़े आ गया कि बेकार सरकारी काम में अड़ंगा नहीं डालना। आज मुनमुन के काम की छुट्टी तो हो ही गई। बच्चे स्कूल से लौट आए तो मुनमुन की बेचैनी बढ़ने लगी। बार बार घर के अंदर बाहर चक्कर काटती सोच में डूबी थी कि अचानक सामने से सलीम आता दिखाई दिया। सलीम रोज की तुलना में आज आधी दिहाड़ी करके ही आ गया। मुनमुन ने उसे रास्ते में ही परवेज के अब तक ना लौट पाने की बात बता दी। सलीम ने सोचा था कि अब तक तो परवेज आ चुका होगा, पर यह सच जानकर उसे चिंता हुई। खाने का डिब्बा मुनमुन को थमाकर सलीम सीधा चौकी चला गया। साहब, वो मेरा लड़का सुबह आया था, आप ले आए थे उसे, अब तक घर नहीं लौटा। चौकी के बाहर सुबह घर आए पुलिस वाले को पहचान कर सलीम ने कहा, वह लड़का? वो तो। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, अंदर से निकलते एक दूसरे पुलिस वाले ने कहा, उस लड़के से बात चल रही है, बड़े साहब अभी नहीं आए हैं, एक बार और वो आ जाएं फिर भेज देंगे तुम्हारे लड़के को, तू घर जा। दूसरे पुलिस वाले ने दमदार आवाज में कहा। सलीम परेशान जरूर हुआ, पर खबर लेकर लौट आया। ऐसा क्या पूछ रहे हैं परवेज से अब तक? कब तक आएगा परवेज? सलीम के घर लौटने की देर थी कि मुनमुन ने सवाल दाग दिए। मुझे क्या पता, कहा तो है कि थोड़ी देर में आ जाएगा, बताया तो अभी। सलीम ने कमर सीधी करते हुए कहा, क्या बताया? तुमने कुछ पूछा ही नहीं होगा अच्छी तरह, आदत है तुम्हारी तो। मिलकर आए परवेज से, उसने कुछ खाया पिया? मुनमुन को किसी करवट चैन नहीं था। हाँ, मेरी तो आदत है कुछ नहीं पूछने की, है ना? जा तू ही पूछा, तुझे सब बता देंगे और मिलवा भी देंगे, चाय वाय पिलाएंगे स्वालक। इस बार सलीम का गुस्सा तंस की धार पर कसकर फूटा। मुनमुन शांत हो गई। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम होने को आई। अब सलीम की घबराहट भी बढ़ने लगी। मुनमुन ने सुबह से एक दाना मुंह में नहीं डाला। हर आहट पर परवेज के आने की उम्मीद से उसका दिल चौंक चौंक पड़ता। सुबह से काम पर गए लोगों का लौटना शुरू हो गया। आते जाते कुछ लोगों ने परवेज की खबर ली तो उन्हें भी हैरानी हुई कि जरा से लड़के से दिन भर ऐसी क्या पूछताछ चल रही है आखिर। थोड़ी देर में नेचू भी आ गया। उसने भी परवेज के ना लौटने पर हैरानी जताई और सलीम के साथ चौकी चलने की बात कही। नेचू ने रामपाल को भी संग लिया। रफीकुद्दीन, नेचू के साथ कुछ और लोग भी सलीम के साथ हो लिए। चौकी सुबह की तरह अपनी लैन में थी। पुश्ते के लोगों को एक साथ देखकर चौकी के पुलिस वाले सावधान हो गए। परवेज को बाहर लाओ। चौकी पहुंचकर नेचू और सलीम ने पुलिस वालों से कहा, यह क्या शोर मचा रखा है? इस बार अंदर से चौकी का इंचार्ज बाहर आया। शोर की बात नहीं है, हमारा बच्चा सुबह से भूखा प्यासा यहाँ है, बहुत देर हो गई अब तो। तुम लोग घर पहुंचो, लड़का पीछे पीछे आ ही जाएगा, इंचार्ज ने पूरे इत्मीनान से कहा। पर साहब, बहुत देर हो गई है उसे, पहले भी कहा था घर पहुंचो आ जाएगा। सलीम से रहा ना गया। काम ही ऐसा है, देर हो जाती है, लंबी पूछताछ है,
इंचार्ज फिर बोला, एक बार बाहर तो ले आते साहब, देखकर तसल्ली हो जाती। सलीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे ले आऊं बाहर, बड़े साहब बैठे हैं अंदर, पूछताछ चल रही है, 2-1 लड़के और भी तो हैं, कहा ना घर जा। इंचार्ज ने जोर देकर कहा। उसके कहने से भी भीड़ वापस नहीं पलटी तो वह और दमदार आवाज में बोला, चलो सबके सब यहाँ भीड़ मत लगाओ, थोड़ी देर में सिपाही जिप्सी में घर छोड़ देगा तुम्हारे लड़के को मोड़ तक, यहाँ फिर भीड़ लगाई तो सबको अंदर कर दूंगा, समझे। इस बार खींच में भरकर भीड़ को धमकी देते हुए इंचार्ज भीतर चला गया। हताशा में लोग पुश्ते की ओर लौटने लगे, पर मंथन जारी रहा। थोड़ी दूर चलकर सलीम से रहा नहीं गया। भाई अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये तो हद ही हो गई है, लड़के से ऐसी क्या पूछताछ चल रही है जो सुबह से अब तक पूरी नहीं हुई। सलीम हताशा में वहीं पुलिया पर बैठ गया। सही कह रहा है भाई, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, बार बार चौकी से भगा देते हैं, हमारी तो सुनेंगे नहीं, अब कुछ और ही करना होगा। नेचू ने सलीम की बात का जवाब दिया। मुनमुन की मैडम है सुगंधा, मेरी समझ से उन्हें ही बताना ठीक रहेगा, वे आकर बात कर लेंगी चौकी पर, बड़े लोग हैं, उनकी तो सुन ही लेंगे। सलीम ने समस्या का हल निकाला तो बाकी सब ने भी हामी भरी। मुनमुन ने सारा मामला जानकर पास की परचून की दुकान से सुगंधा को फोन किया, पर घंटी देर तक बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। रात घिरने लगी। हताशा में सबकी एक ही राय बनी, पूनम को यहाँ लाया जाए। फौरन सलीम और नेचू बिहारी बिल्डिंग पहुंचे। खबर सुनकर पूनम भौचक रह गई। फरीदा भी पूनम के पास ही खड़ी थी, उसने भी सब सुना तो उसे भी हैरानी कम ना हुई। पूनम ने सोचने में देर नहीं लगाई। परवेज पूनम के स्कूल में पढ़ा था, सारे मामले को जानकर पूनम का चिंतित होना स्वाभाविक था। पूनम के साथ से सभी में उम्मीद की किरण जागी। किसी से नहीं छिपा था कि पूनम के पास चौकी थाने आदि में अफसरों से बात करने का सलीका था। सब जगह उसकी बात सुनी जाती थी। फरीदा के बेटे फुरकान के संग परवेज खूब खेला था, उसका घर आना जाना भी रहा था, इसलिए फरीदा ने रशीद को भी उन लोगों के साथ जाने के लिए कहा। पुष्टे से राधा, सुनीता, परमेश्वरी, गुड़िया, नेचू के पिता सहित कई अड़ोसी पड़ोसी भी हकीकत जानकर आड़े वक्त में संग हो लिए। नेचू ने रामपाल को साथ लेना सही समझा। शुरू में दूसरे धर्म का मामला होने पर रामपाल ने आनाकानी की, पर जब नेचू ने उसे डांटा समझाया, मोहल्लेदारी का वास्ता दिया तो वो भी साथ हो लिया। मुनमुन का बड़ा लड़का जुबैर भी अपने भाई के लिए उन लोगों के साथ चला गया। पूनम ने सबको चौकी से कुछ दूर रहने पर कहा। सलीम के साथ पूनम चौकी की ओर बढ़ी कि एकाएक ठिठक गई। चौकी की ओर न जाकर पास के चाय के खोखे की ओर बढ़ चली। उसने चौकी के बाहर खोखा चला रहे आदमी से परवेज के बारे में पूछताछ शुरू की तो चाय वाले ने बताया, हाँ याद है मुझे, सुबह लाए थे लड़के को, 16-17 का रहा होगा कोई। हाँ हाँ वही, कहाँ है वो। चाय वाले की बात सुनकर सलीम उत्तेजना में बोला, कहते हैं थाने में है, पर सुबह से एक बार भी उसकी सूरत किसी ने नहीं देखी। कुछ जानते हो भैया। गर्भवती पूनम के इस सवाल पर चाय वाले ने उसे देखा। पूनम एक हाथ के सहारे से कमर को पकड़े थी, गर्दन से पसीना बह रहा था, चलकर आई थी तो हाँफ भी रही थी। पूनम की चिंता जानकर चाय वाले ने आंखों देखा सच पूरा बता दिया। सुबह तो ठीक ठाक आया था लड़का, बड़ी देर तक अंदर ही रहा, पर शाम को मैंने देखा, करीब 4 बजे की बात होगी, उसकी हालत ठीक नहीं थी, अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। एक सिपाही ने उसे कंधे पर डाल रखा था, लड़के का शरीर झूल रहा था। जल्दी से उसे जिप्सी में डाला और कहीं ले गए। चाय वाले से सच जानकर सलीम और पूनम के पैरों तले की जमीन कांप गई। खुद को संभालती पूनम बोली, कहाँ ले गए हैं। ये तो पता नहीं, हो सकता है अस्पताल ले गए हों। चाय वाले ने कहा, कौन से अस्पताल। पूनम और सलीम ने एक साथ पूछा। पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, पर किसी की जांच वांच करवानी होती है तो वही अपने अरविंद, वही लोकनायक अस्पताल ही ले जाते हैं। चाय वाले की बात सुनकर दोनों सकते में आ गए। सलीम का दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर पूनम ने कुछ सोचकर उससे कहा कि फौरन लोकनायक अस्पताल की ओर निकल जाए, बाकी हम सब लोग चौकी जाकर पता लगाते हैं। सलीम अपने लड़के जुबैर को लेकर अस्पताल की ओर भागा। इधर पूनम ने चौकी के बाहर खड़े पुलिस वाले से भीतर जाने की बात करने की इच्छा जताई तो उसने साफ मना कर दिया। बात तो दूर, चौकी में किसी को घुसने भी नहीं दिया गया। हार कर पूनम सहित सभी लोग चौकी के बाहर खड़े होकर परवेज को लाने के लिए हल्ला मचाने लगे। वे बार बार मासूम परवेज को छोड़ देने की बात दोहराने लगे। हंगामा सुनकर आस पास के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए, जिनका इस मामले में कोई संबंध भी नहीं था। शोर शराबा बढ़ने लगा। चौकी के बाहर की हालत भांपकर इंचार्ज ने बिना समय गवाए वायरलेस पर खबर देकर एडिशनल फोर्स बुला ली। कुछ ही देर में पास के थानों और चौकियों के सिपाही आ गए।
हंगामे को रोकने के इरादे से उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। भीड़ पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगी। गुस्साई पुलिस के लाठीचार्ज से कई लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कितने लोगों के सिर फट गए और हाथ पैर में चोट आई। पूनम के हाथ पर भी लाठी पड़ी। खुद को बचाते हुए पूनम एक कोने में चली आई। वह अपनी कोशिश में थी लड़ाई झगड़े की बजाय बातचीत से समस्या का हल निकले। उसे हैरानी हो रही थी एक जायज सवाल की प्रतिक्रिया इस कदर हिंसक क्यों हो उठी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया मैम। ये वाली घटना जब मैंने किताब में पढ़ी तो बता रहे हैं कि उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ रहा था और जो होता है ना कि पूरे रोए खड़े हो गए थे कि वाकई इस तरह की घटना होती आई है। और हमको एक फिल्म याद आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस मंच पे कभी कभी सिनेमा के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जैसे हमने शाहरुख खान की एक मूवी देखी थी, उसमें था कि मैं हूँ खान, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। तो इस तरीके से जो परवेज है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो एक झुग्गी बस्ती से निकल के पूनम के विद्यालय में पढ़ता है। पूनम उसके लिए मेहनत करती है और वो उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। और वो अपने मौसी के यहाँ रहता है, और लेकिन उसके साथ ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, और ऐसे में जो है उसको पुलिस लेके जाती है। इसमें पुलिस का एक नेगेटिव जो रोल हम देखते हैं अक्सर, इसमें दिखता है कि कैसे एक सीधे साधे इंसान को कितनी कड़ी सजा मिलती है जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी, और ये सजा सिर्फ उसके लिए नहीं होती है, उसके पूरे परिवार के लिए होती है। तो ये अंश आपने जो पढ़ा ये बहुत ही मार्मिक था। हमको लगता है कि अगर जिसने भी इस उपन्यास को पढ़ा होगा वो जरूर इससे कनेक्ट हुआ होगा। और मैम ये जितना भी आपने लिखा है इसमें, ये उपन्यास में सबसे खूबी हमको ये दिखता है कि जैसे आजकल बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं कि कहीं जो है अल्पसंख्यकों पे बात होती है, कहीं स्त्री विमर्श पे बात होती है, कहीं जो है पिछड़े वर्ग पे बात होती है। तो इस उपन्यास में इन सारे विमर्श को हम देख पाएंगे। अगर इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे एक छोटे जगह पे रहने वाली एक महिला है पूनम, जो अपनी छोटे से बस्ती से निकलती है और कैसे संघर्ष करते हुए एक अलग अपना आयाम बनाती है, एक अलग रूप में वो सामने नजर आती है। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए वो कुछ करती है, अपने लोगों के हक के लिए वो लगातार दिन रात मेहनत करती है और कहीं ना कहीं वो सफल भी होती है। तो इसमें ना एक आपसे सवाल है मैम कि जो ये है कि कई तरह के विमर्श इस उपन्यास में है, तो क्या आपने ये सायास किया है या फिर ये ऐसे ही कहानी का एक मोड़ है जो जगह जगह आता गया है और आपने उस पर लिखा है? विजय मैम कुछ कहना चाहती हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। प्रश्न का उत्तर तो प्रज्ञा, लेकिन मैं इससे पहले बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं। उमा उपाध्याय गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं, गीता दुबे जमशेदपुर से हैं, उमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुजरात से, और प्रमोद बर्नवाल हमारे साथ जो कि मेंबर भी हैं समाज के, वो गोमिया से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और वो जो भी उनके मन में आए प्रश्न उठे वो प्रश्न पूछे और अपनी टिप्पणियां भी देते चले। कुछ लोग लिख रहे हैं, ऑलरेडी टिप्पणियां दे रहे हैं, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो क्षमा ने प्रश्न पूछे हैं, प्रज्ञा आप उनका उत्तर दीजिए। क्षमा जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है इस संदर्भ में। और कोई भी लेखक जब लिखता है तो एक खाका जरूर उसके दिमाग में होता है। और जिन्होंने मुझे पढ़ा है, मैंने कभी उस तरह से विमर्शों पर उस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, मैंने समस्याओं पर जरूर लिखा है। और ये एक व्यापक जीवन यथार्थ को दिखाने वाला उपन्यास है। दिल्ली में जो दो दिल्लियां हैं जो एक दूसरे को लगातार काटती हैं, और एक बिल्कुल चमक धमक भरी दिल्ली है जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बुर्ज हैं, सुख सुविधाएं हैं, समृद्धि है। और दूसरा बिल्कुल इसके विपरीत दिल्ली है, जिसको कोई देखता नहीं है, जिसकी आवाजें कहीं शक्तिशाली लोगों के कानों में नहीं पहुंचती। उस दिल्ली को रचने की मैंने कोशिश की है, और उस कोशिश में ये सभी लोग शामिल हुए हैं। और आप देखती हैं, चाहे वो हमारे समाज की जो तस्वीर है उसकी प्रतिच्छवि इस उपन्यास में है। और इसीलिए इस व्यापक यथार्थ में वो सभी लोग आएंगे, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, जिन्हें कई बार घुसपैठिया कह दिया जाता है। परवेज को इसीलिए उठाया गया है, उस पर जो है बांग्लादेशी होने का आरोप भी लगाया गया है। और जिस
पत्रिका में वो चाय बनाने का काम करता है, वहां एक रिपोर्ट छपती है कि पुश्ते में जो अवैध गांजा और इस तरह के चीजें बिक रही हैं, उनके पीछे पुलिस ने अगर सही समय पर भूमिका निभाई होती तो ये नहीं होता, और पुलिस ये अनुमान लगाती है कि ये सारी खबरें परवेज ही उन्हें दे रहा है और इसलिए परवेज को वहां से उठाया जाता है। तो ये सभी लोग इस समस्या और इस व्यापक यथार्थ की प्रतिछवि लेकर इसमें आए हैं और उन्हीं की समस्याओं को मैंने लिखा है। हाँ, विमर्श के उस एंगल से नहीं लिखा, लेकिन अगर इसमें विमर्श और बहस इसमें आती है तो ये इसमें आई है और आप लोगों तक पहुंची है। जी जरूर, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि जैसे कि कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है। जनरली जब हम बात करते हैं किसी भी उस पे दलित विमर्श से बात हुई हो, चाहे किसी भी स्त्री विमर्श के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें समाधान दिखता है कि अगर एक महिला छोटे तबके से है, उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, तो वो कैसे अपने लिए जगह बनाए, वो कैसे अपने चीजों को लेके सामने आ पाए, उसके अंदर जो आग है उसको वो कैसे लेकर के अपना एक वो निर्माण कर सके अपने आसपास के लोगों को। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा इसमें। और हम चाहेंगे कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, मैम ने बताया सबके बारे में, लेकिन सब कुछ कह रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा सामने रखना चाहते हैं कि हमारी गोष्ठी में जैसे वैभवमणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सभी का स्वागत, प्रज्ञा मैम का वाचन एकदम वैसा है जैसे नाटक के संवाद बोले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रमोद बनवाल जी तारीफ कर रहे हैं। उमा उपाध्याय जी, आपकी जो आपने जो संवाद पढ़ा उसको बहुत मार्मिक बताया है। और सुप्रिया पाठक जी को मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, वो भी मेरे संचालन को वो अच्छा कह रही हैं, तारीफ कर रही हैं, मुझे अच्छा लगा। देखिए, प्रमोद बनवाल जी का एक सवाल है यहाँ पे कि उपन्यास आपने कब लिखना शुरू किया था, कितने समय में आपने पूरा किया? उपन्यास में आपका कोई भाग कोई भोगा हुआ यथार्थ हो तो उस पर दृष्टि डालें। ये सवाल है। उपन्यास की जो पूरी कहानियां हैं वो बहुत लंबे अरसे से मेरे जहन में थी। अपने पत्रकारिता के दिनों में, अध्यापन से पहले 26 साल अध्यापन को हुए, लेकिन उससे पहले 2-3 वर्ष मैंने पत्रकारिता में भी दिए और एक पत्रिका में बाकायदा मैं काम करती थी, यमुना पार उसका ऑफिस था। और उस पत्रिका के दौरान बड़े अनुभव मेरे रहे और मैं लगातार इन घटनाओं पर, जहां भी, क्योंकि पुश्ता बिल्कुल नजदीक था, उस पुश्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जब जिनको रिपोर्टिंग के दौरान मैं वहां गई और मैंने बहुत नजदीक से उन चीजों को देखा। रिपोर्ट तैयार करने में भी जुड़ाव रहा, तो ये दिमाग में रहा। लेकिन ये कभी नहीं था कि, तब तो ये भी नहीं था शमा जी कि मैं कभी कहानी लिखूंगी। मैं लगातार काम कर रही थी और विद्यार्थी भी थी उस समय, नहीं सोचा था। लेकिन ये घटनाएं धीरे धीरे पूरे जहन में रही। और फिर जब गुदड़ बस्ती और धर्मपुर लॉज के बाद 2020 के बाद का समय, क्योंकि ये 2024 में मैंने इसको दिया है, 2020 के बाद से जब मैंने सोचा कि अब मैं एक नए उपन्यास पर काम करूंगी, तो अचानक मेरे मन में ये था कि यमुना पुश्तर पर मुझे काम करना है। और उस दौरान जब मैं वहां गई तो अब वहां पर पुश्ता नहीं है, पुश्ता खाली कर दिया गया था। 2004 के चुनावों के आसपास कई चरणों में वहां जो बस्तियां थी वो सारी खाली कर दी गई थी और लोगों को होलंबी कला, मदनपुर खादर, नरेला, बवाना जैसे जो दिल्ली के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर उन्हें भेज दिया गया था। उनमें भी सब नहीं जा पाए थे। और ये कहानी जो है 40,000 घर और 1.5 लाख लोगों की कहानी है। इतने लोगों को यहाँ से हटाया गया था। इस पुश्ते से कई किलोमीटर में ये फैला हुआ था, तो यहाँ पर लगातार इस पुश्ते को देखा, इसके बीच जाना भी हुआ। तो ये कहानी जहन में थी। लेकिन उसके बाद जब ये लिखना शुरू हुआ और मैं इसकी पहली कड़ी में, जब मैं पहली बार यमुना के उस लोहे के ब्रिज पर खड़ी हुई थी और मेरे सामने नीचे नदी थी और वहां पुश्ते की पूरी जगह खाली थी, और मैं बहुत देर तक वहां खड़ी रही और महसूस करती रही, वो पूरा रिकॉल करती रही वो उस समय को। और फिर मैं उससे आगे चली, लंबा पुल है, पुल से आगे चली और शास्त्री नगर
का इलाका है, जो कि इसमें बिहारी बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग जो दिखाई गई है वो सच में बिहारी बिल्डिंग है वहां पर अभी। और वहां मैं बड़ी देर तक बैठी रही, आसपास लोगों के जीवन को देखा, और कुछ लोग मुझे जो पुश्ते में पहले रहा करते थे, इत्तेफाकन मुझे वो लोग मिले और टकराए, और उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी पुश्ते के बाद और भी ज्यादा नारकीय हुई। और ये जो पूरी चीज थी, इसने मुझे विवश किया कि मैं इस पर अब नए सिरे से लिखूं, और कभी भी लिखते हुए ये पूरा खाका हम बना भी लें तो पूरा खाका नहीं होता। प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि मेरे पात्र मैं उन्हें गढ़ता हूं, लेकिन वो मेरी उंगली छिटक कर आगे कहीं बढ़ जाते हैं। या फिर मन्नू भंडारी की कहानी हम ले, मैं हार गई, वो 2 बार रचती हैं अपने पात्र को, और दोनों बार पात्र उनके रचे हुए फ्रेम से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल अलग तरह के पात्र बने, और लेखन के क्रम में भी पात्र जो अपनी नियति तक पहुंचना चाहता था, लेकिन लिखने के क्रम में ही वो पात्र ने अपनी एक नई स्थिति पाई। ऐसा भी हुआ है इस उपन्यास को लिखते हुए। जैसे हम जब इस उपन्यास को पढ़ रहे थे तो इसमें विस्थापन है, एक तो स्वेच्छा से विस्थापन हो रहा है कि लोग छोटे तबके से निकल करके बड़ी जगह आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका जो है लाइफ स्टाइल बदलेगा, वो बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद कुछ और होता है। साथ में उनको विस्थापित किया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और ये दोनों ही अपनी जगह, अपने देखा जाए तो एक जगह है कि अपनी इच्छा से अगर कोई जा रहा है कहीं तो उसके अंदर एक जज्बा है कि हम जाके वहां पे कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे और अच्छा अपना वो जीवन यापन करेंगे। और दूसरा है कि उन्हें वहां से विस्थापित करके कहीं जा करके बसाया जाता है। ऐसे में इसमें लिखा भी है कि बहुत सारे लोगों को जो है जिनके पास कागजात नहीं थे, उन्हें घर नहीं मिल पाता है, उन्हें जमीन नहीं मिल पाता है। तो ये एक तरह से विस्थापन पे ही पूरी तरीके से कहानी इसमें सेटल है। तो एक जैसे यहाँ पे ऊपर ये सवाल है भी, ये सवाल मेरे भी दिमाग में था, सृजन संवाद से सवाल आया है कि आजकल विस्थापन ट्रेंडिंग विषय है उपन्यासों की कथा वस्तु के मामले में, ऐसे में आपका उपन्यास भीड़ से अलग कैसे है? तो ये सवाल भी है और इस तरह का सवाल बन रहा था, तो आप बताइए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये उपन्यास विस्थापन का उपन्यास नहीं है। विस्थापन, पुनर्वास और विस्थापन दर विस्थापन, आपने अगर इसकी भूमिका पढ़ी होगी तो मैंने लिखा है कि ये सब लोग एक फीनिक्स पक्षी की तरह हैं, लेकिन वो बार बार अपनी राख से बार बार उजड़ते हैं, बनते हैं। तो ये मात्र विस्थापन की कहानी नहीं है। और इस उपन्यास पर जब इसका विमोचन हो रहा था पुस्तक मेले में राजकमल के स्टॉल से, तो 3 लोग उसमें शामिल थे। वरिष्ठ जो आलोचक हैं रोहिणी अग्रवाल जी थी, और वरिष्ठ कथाकार भालचंद जोशी थे, और वरिष्ठ संपादक और आदरणीय जो कथाकार शंकर जी उसमें थे। और इन सभी ने लगभग ये बात कही कि ये सिर्फ विस्थापन का उपन्यास नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पूछा गया है कि कैसे अलग है, यही कहूंगी कि देखिए, पलायन जो है एक प्रारंभिक बिंदु की तरह है, और उसका जो अंत होता है वो विस्थापन में होता है। और अनेक लोग जो हैं जैसे पलायन के लिए मजबूर होते हैं, जैसे मसलन कहीं कोई बड़ा संघर्ष चल रहा है या कोई युद्ध हो रहा है, जैसे सीरिया या मध्य एशिया में ये जो विभाजन के दौरान। पर ये पलायन एक अलग तरह का पलायन है, और पलायन के बाद जब लोग किसी जगह पर स्थापित हो जाते हैं तब वो विस्थापित कहलाए जाते हैं। और ये विस्थापन जो है, मैं ये भी कहूंगी कि हमेशा बेहतर की तलाश में नहीं होता, उसके पीछे जो है कई अनेक जो है आशंकाएं होती हैं, भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है और सामाजिक तनाव है। ये सारे कारण उसमें मौजूद रहते हैं और पक्ष शामिल रहते हैं। और पलायन और विस्थापन दोनों का ही जो अर्थ है वो जड़ से उखड़ना है। और कई बार जो है मनुष्य बेहतर अवसरों की तलाश में भी निकलता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं या फिर बड़े महानगरों की तरफ जो लोग आते हैं अवसरों की तलाश में, तो पलायन बेहतर संभावनाओं की तलाश में भी होता है। और दूसरा जो एक और पक्ष है कि वो इंसानी मजबूरियों से भी जुड़ा होता है। तो एक पलायन जीवन की बेहतरी के लिए ही नहीं है, जीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी है। और उसमें सबसे पहली है जो रोजी रोजगार है, और कांधों पर घर में
इस उपन्यास में आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो जीवन की जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उनकी चाह में अपने अपने घरों से उखड़ कर आए हैं, जैसे सूरज है, पूनम है, नेचू है, मुनमुन है, रशीद, ये सब हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये पूरा जो यमुना पुश्ते का इलाका है, इसमें जो कहानी, जो इसका जो नेपथ्य है, उस नेपथ्य में आप एशियाई खेलों की एक पृष्ठभूमि पाते हैं कि एशियाई खेलों के दौरान लाखों मजदूर यहाँ बुलाए गए थे कि दिल्ली को जो है मेजबानी करनी है एशियाई खेलों की, तो उसको चमचमाना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बड़ी परियोजनाओं के लिए लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जब परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो वही लोग जो रेशम को रेशम बनाने आते हैं वो रेशम में टाट के पैबंद जैसे हो जाते हैं और फिर उनको वहां से लगातार हटाया जाता है, खदेड़ा जाता है। तो ये दिल्ली के उस समय की कहानी है जिसे लोग भूल रहे हैं, या मैं कहूंगी भूल ही चुके हैं, और नए लोगों को तो ये कहानी पता भी नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ विस्थापन की कहानी नहीं, यहाँ आप देखते हैं ये इसलिए नहीं है कि विस्थापित होकर लोग नए पुनर्वास की तरफ भी गए हैं और उसमें उनको कैसी मशक्कत होती है। साथ ही साथ ये कहानी, जिसे मैं कहूंगी ये विकास के मॉडल की पर सवाल उठाने का उपन्यास है कि हमारे विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और क्या है। क्या, मैंने सवाल भी उठाया है, क्या ये लोग जो बार बार विस्थापित किए जा रहे हैं या विस्थापन का दंश झेलकर ये जिस जगह से छोड़ आए, जिस जगह ये वापस लौट जाने को भी विवश है। आपने उपन्यास में नेचू को देखा होगा, नेचू बदायूं की पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन नेचू इस पूरे दुष्चक्र में वापस जिस बदायूं में वो सब कुछ छोड़ आया है, उसकी जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, वो वापस लौटता है कि इससे तो हम वहीं कुछ कर लेंगे। और सवाल ये है कि क्या देश इन लोगों के लिए भी कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा। ये सवाल मुझे लगता है कि विकास जो हो रहा है, विकास का कोई मानवीय ढांचा है, कोई मानवीय नीति है इन लोगों के लिए या नहीं। हमारे देश की आजादी को इतने साल हुए, लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी उस तरह से काम नहीं हुआ। कभी सौंदर्यीकरण के नाम पर, कभी प्रदूषण के नाम पर, कभी किसी और समस्या को लेकर इनको लगातार खदेड़ा गया है, इनको लगातार हटाया गया है जगहों से। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ विस्थापन की कहानी नहीं है, ये विस्थापन दर विस्थापन है, एक अंतहीन सिलसिले को लेकर ये कहानी चल रही है। और मैं ये भी कहूंगी कि मात्र दिल्ली की कहानी नहीं है, ये देश के अनेक हिस्सों की कहानी है, मात्र दिल्ली की कहानी नहीं है। जी, तो इसमें जब हम इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं, जो आपने बताया अभी, तो हम देखते हैं कि दिल्ली में विस्थापित लोगों के बारे में काफी कुछ कहा गया है, जो गांव से उठ करके आ गए हैं। गांव पे जो होता है कि जो उनका जमीन है, जो घर है, उसे बेच के आ जाते हैं। तो क्या ये उन लोगों के लिए सीख है कि गांव में हम जो पा सकते हैं, जो अच्छी आबो हवा मिल सकती है, जो हमारे लिए जगह गांव में है, जो वहां पे खेती है या जो कुछ भी है, अपने लोग हैं, क्या उनको छोड़ के ऐसे आना और कुछ अपने लिए नया तलाश करना क्या सही है कि नहीं? तो क्या ये उन लोगों के लिए भी ये सवाल है इस उपन्यास में, ऐसा कुछ? उनके लिए सवाल से ज्यादा इस पूरे अर्थव्यवस्था पर सवाल है कि किस तरह से इन लोगों के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। देश की राजधानी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, साधन संपन्नता, इन सब का केंद्र बना दिया गया है। और लोग लगातार दिल्ली में, मैंने लिखा भी है भूमिका में, कि दिल्ली को लोगों ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक असबाब से काफिले का रूप दिया है और उस काफिले में लोग शामिल होते गए। सवाल यही है इस उपन्यास में कि वो लोग क्यों मजबूर हैं। आप शुरू में ही देखती हैं, बिल्कुल इसका जब पहला अध्याय शुरू होता है, सूरज जिसका अभी अभी विवाह हुआ है और वो बदायूं से दिल्ली आने के लिए विवश है। अपने घर में ही उसके लिए जगह नहीं मिलती और वो एक अच्छी सुविधा के लिए उसे बार बार किताबों का वो कारोबार करता है और उसके लिए वो अब चाहता है कि जब घर में कोई जगह नहीं है, संपत्ति का बंटवारा हो गया है और पूनम और सूरज जिनकी अभी नई शादी हुई है, उनके लिए उनके हिस्से में कोई जगह नहीं आई। तो दिल्ली एक बड़ा सपना है इस वर्ग के लिए और ये वर्ग, और इनके पीछे कुछ नहीं है। आप सूरज के परिवार को देखेंगे, वहां कोई खेती बाड़ी नहीं। नेचू के परिवार में कोई उस तरह से छोटे मोटे काम धंधे हैं, खेती बाड़ी नहीं है। लेकिन आज अगर आप अभी
हाल ही में हरीश राय जी का उपन्यास आया माटीराम। आप अगर उस उपन्यास को भी पढ़ें कि खेती की हालत कितनी विकट है, कितनी जटिल है, कि वहां भी पूरा नहीं पड़ रहा है कि खेती का जो है मूल्य तो बहुत दूर की बात है, जो उपज का मूल्य है वो तक नहीं मिल रहा। तो ऐसे में दिल्ली एक सपना तो है, लेकिन उस सपने की बहुत बड़ी कीमत इस वर्ग को चुकानी पड़ रही है। उसको मैंने सामने लाने की कोशिश इसके माध्यम से की। जी, यहाँ पे वैभवमणि त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं कि एक उपन्यास में कुछ पात्र रचनाकार के द्वारा रचे गए होते हैं और कुछ ऐसे पात्र हुआ करते हैं जो लेखक की रचना हुआ करते हैं। आपके उपन्यास में कितने वास्तविक पात्र हैं और कितने आपकी कल्पना से रचे गए हैं? आपके द्वारा रचित किस पात्र की रचना सबसे कठिन काम रहा आपके लिए? किस पात्र को रचना? देखिए, मैंने इस उपन्यास के जरिए कई बस्तियों के कई परिवार बसाए। और वैभव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत जरूरी सवाल पूछा। मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ पात्र जो हैं वो उनसे मेरी प्रेरणा जरूर बनी, लेकिन पात्र कभी भी किसी भी लेखक का, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर पात्र सामने भी होता है लेकिन लिखते समय अगर आपकी कल्पना ने हरकत नहीं ली तो वो पात्र जस का तस उस तरह से आ जाएगा, जो कि कभी आता नहीं है। जब तक आप उस तथ्य में कल्पना को नहीं शामिल करते हैं, पात्र बिल्कुल अलग हो जाता है उससे। आप कह सकते हैं कि पूनम जैसा एक पात्र मुझे दिखाई दिया, नेचू जैसा एक पात्र मुझे मिला, लेकिन पूरे तौर पर ये उनकी कहानी नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि इन्हीं दो पात्रों को रचना मेरे लिए सबसे कठिन रहा। और तीसरा जो पात्र था वो सूरज इसमें रहा। पूनम को रचना आसान नहीं था। एक बिल्कुल आप देखें कि एक ऐसी लड़की जो प्रेम की जो किताबें, सस्ती किताबें जो स्टेशंस पे बिकती हैं, उनकी एक दो कहानियां उसने लिखी हैं। और शादी हुई है और अचानक जो है वो पति एक दिन रात को कहता है कि अब हमारा यहाँ से दाना पानी उठ गया है, हमें जाना पड़ेगा। और पूनम अभी जो इस नए घर से अपना रिश्ता जोड़ रही है, अभी अभी ससुराल आई है, अभी ईंट दीवारों और कमरे से अपना रिश्ता जोड़ रही है, पति से अपना रिश्ता जोड़ रही है। अचानक उसे लगता है कि वो अभी यहाँ आई है और अचानक उसे एक नई यात्रा पर जाना पड़ेगा। और सवाल भी पूछती है, लेकिन सूरज निर्णय ले चुका है। तो अचानक देखता है कि पूनम खड़ी हुई है आधी रात को और कपड़े तहाने लगी। वो उससे पूछता है कि क्या कर रही है। तो एक चिंगारी जो पूनम के पात्र से मुझे वहां से आई, वो उठी और कहती है कि जब जाना ही है तो सोचना क्या। मुझे लगता है यहीं से पूनम ने अपना आकार लेना शुरू किया। और पूनम वो पूनम बनी जो अंत तक, जिसने कांधों पर घर के माध्यम से बच्चों को भी संदेश दिया, इस उपन्यास के पाठकों को भी एक सकारात्मक बोध दिया। उस पूनम के आप पूरे चरित्र की विलक्षणताएं देखते हैं। उस पूनम का चरित्र एक रेखीय चरित्र नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी उस पूनम के चरित्र को रचने में जो दो बुनियादी तत्व मेरे लिए रहे, एक स्वप्न और एक संघर्ष। कभी स्वप्न के लिए संघर्ष है, कभी संघर्ष का जीतना स्वप्न है। इस तौर पर पूनम चलती है। और पहली ही आप चीज देखते हैं कि जब पूनम कैलाश नगर के घर में है, किराए के घर में, और सूरज किताबों के कारोबार से बाहर निकला हुआ है और उसकी सब्जी वालों से पहचान हो जाती है और एक स्त्री उसे भंडारे के लिए बुलाती है, वहां पर एक बुढ़िया पर जो छुटभैया नेता हैं वो जिस तरह से उसका खाना गिर जाता है, उस पर अपमानित कर रहे हैं, एक अजनबी औरत के लिए पूनम खड़ी होती, लड़ती है उसके लिए। और फिर जब घर की बात होती है, आप देखते हैं जब उसको जमीन थोड़ी सिर छपाने की मिल रही है, पैसों की भी बात हो गई है और वो बुढ़िया पलट जाती है कि मुझे नहीं देना है घर। और पूनम और सूरज दोनों उसके लिए लड़ाई करते। इसी तौर पर आप देखते हैं उस बिहारी बिल्डिंग में किस तरह से वो जो एक आदमी है जो 3 लड़कियों को कहीं से भगा लाया, पूनम उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ती है। और न सिर्फ उस आदमी को गिरफ्तार करवाती है, बल्कि उन लड़कियों को भी छुड़वाती है। और वो पूरा हैरत अंगेज दृश्य आपके सामने रहता है कि वो कितना जोखिम उठाती है वो पूनम। और इसी तौर पर क्योंकि लगातार उसको जीवन का एक मकसद समझ में आता है कि शिक्षा के बिना
जागृति नहीं होगी, शिक्षा के बिना इन पूरी बस्तियों में रोशनी नहीं होगी, तो उन बच्चों के लिए वो एक स्कूल खोलती है, एक पहाड़ी पर एक स्कूल खोलती है, और वहां का जो स्थानीय नेता है महावीर से बात करके वो स्कूल खोला जाता है। और स्कूल के खोलने में, उसके लगातार आगे बढ़ने में भी कम संकट पूनम नहीं झेलती है, लेकिन एक लॉ है, वो लगातार पूनम उसको जलाए रखती है और उस पर काम करती है। तो पूनम के चरित्र को रचते हुए काफी चीजें आई। इसी तरह से मैं बहुत सारी चीजें तो यहाँ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन नेचू के चरित्र के बारे में मैं जरूर बताऊंगी। नेचू जो कि एक दलित पात्र है, लेकिन बहुत जिंदा दिल एक कैरेक्टर है, और नेचू ही वो माध्यम है जिसके जरिए सूरज और पूनम दिल्ली में पनाह पाते हैं। वो उन्हें बताता है सारी चीजें, और नेचू बहुत जिंदा दिल है, सबकी मदद करता है, मस्त रहता है, फिल्मों का शौकीन है। उससे चाहे तो आप अमिताभ बच्चन की बात करवा लें, चाहे आप शाहरुख खान की बात करा लें, वो बहुत मस्त और बिंदास तबीयत का व्यक्ति है। लेकिन जीवन में एक त्रासदीय पक्ष घटित होता है कि नदी के पानी के बहाव में उसका बच्चा बह जाता है, और नेचू बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। नेचू को रचते हुए, नेचू के एक चीज मैं टोकूंगी मैम कि आप अभी तो टाइम चूंकि होने को है, कंप्लीट होने को है, आपको कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा आपको टोक रही हूँ, क्योंकि एक सवाल मेरा बहुत देर से मेरे मन में कुरेद रहा है, बस उसको आप थोड़ा छोटे में बता दीजिएगा। और मुझे जैसे अभी आपने नेचू और पूनम के बारे में बताया, यहाँ पे एक कैरेक्टर सुगंधा, पूनम के पास भले वो विस्थापित हो चुकी है, लेकिन उसका अपना घर होता है, लेकिन सुगंधा का कोई अपना घर नहीं है। वो एक मकान में रहती है, अपने बेटे के साथ रहती है, उसका पति भी उसको छोड़ चुका होता है, या ये कहें कि ये इसने उसे छोड़ दिया है, जो भी है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, दोनों जो चरित्र हैं, दोनों महिला पात्र हैं, और दोनों अपनी स्थिति से संघर्ष कर रही हैं। एक के पास धनाभाव है, एक के पास नहीं है। तो हमको सुगंधा का भी कैरेक्टर अपने आप में बहुत लगा, क्योंकि उसके पास ऐसी भौतिक चीजों का, हाँ, लेकिन वो जिस तरीके से जूझ रही है और जिस तरीके से इन लोगों के लिए एक आधार बनी हुई है, वो अपने आप में बहुत मजबूत कैरेक्टर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसके बारे में आप कुछ कहिए। और हमको लगता है कि मैम 7 बजने वाला है, तो थोड़ा सा हाँ, जनमंच जैसे संगठन की वो नेतृत्व करता है, और पुश्ते में स्वास्थ्य की, शिक्षा की या मानवाधिकार की जो लड़ाइयां हैं, सुगंधा उसके लिए काम करती है। और आप सही कह रहे हैं कि उसका जो अपना घर है वो पिता का दिया हुआ घर है, जो भाई छोड़ चुका है। भाई क्योंकि विदेश में बस गया है, इसलिए सुगंधा के पास वो वही एक घर आसरा है। और उसका लेकिन बड़ा घर वो पुश्ता है, जिसमें वो लगातार लोगों की समस्याओं के साथ वो शामिल रहती है सुगंधा। और इस रूप में आप देखते हैं कि सुगंधा, पूनम, मुनमुन और उमा जो पत्रकार है, इन चारों स्त्रियों के तौर पर ये उपन्यास में एक बहनापा भी कायम होता है। स्त्रियों का जो सिस्टरहुड की बात है, वो भी इस उपन्यास में आती है। उमा पत्रकार है, और उस रूप में जो मीडिया जिसने व्यावसायिकता के चलते इन जो न्याय की लड़ाई लड़ने वालों से आंखें फेर ली हैं, उमा लगातार उनकी लड़ाई आगे लड़ती है। और उसकी लड़ाई भी किससे है? सुगंधा के ही बेटे अनीश के साथ। अनीश जिसका इस मूल्य धर्मिता में, इस मूल्य की लड़ाई में वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अपने पिता की तरह सोचने वाला है, माँ का एक तरह से शत्रु है, विरोधी है, उस तौर पर नहीं सोचता है। तो सुगंधा का चरित्र भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा है रचना। और मैंने कोशिश ये एक और की है कि जानबूझकर इन सब चरित्रों को बहुत अंतिम में बहुत आदर्शवादी भी नहीं दिखाया है कि अनीश का हृदय परिवर्तन हो गया है, पूनम को कोई चुनाव लड़वा दिया गया है, या नेचू यहीं रह गया है। इस तरह की कोशिश नहीं की है, क्योंकि यथार्थ इतना विद्रूप है। उस विद्रूपता के साथ हम इस तरह के सकारात्मक चीजें हम नहीं उसमें डालेंगे, वो बड़ी बनावटी लगेंगी। लेकिन हाँ, एक संदेश के तौर पर मैं उस सकारात्मक, उस आशावाद को जरूर सामने लेकर आई हूँ कि भले ही ये जो श्रमशील वर्ग है, कांधों पर घर, उसकी एक ही इच्छा है और एक स्वप्न भी है कि आप हमें हटा दीजिए, लेकिन हम श्रमिक लोग हैं, हम आदी हैं अपने कंधों पर घर रखने के, चलने के, आप हमें कहीं खदेड़िए, हम अपना घर फिर से बना लेंगे। और पूनम उनमें इस आशावाद का संचार करती है अपने स्कूल के अंतिम गीत में।
हाँ, तो ये उपन्यास तो पढ़ने के बाद और खत्म होने के बाद बस यही लगता है कि जैसे सीरीज हम देखते हैं और लिखता है 2D सुंदर ढंग कंटिन्यू, से मतलब अपनी बात कही है और जी अब बहुत ही सुंदर वार्तालाप चल रहा है और फेसबुक लाइव के माध्यम से यहाँ उपन्यास में एक पात्र है उमा और फेसबुक माध्यम से हमारे साथ 2 उमा भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ सुप्रिया पाठक इलाहाबाद से जुड़ी है, आशीष कुमार की जो कि है, मीनू रावत जमशेदपुर से जुड़ी है और मनमोहन हुए हैं। ये सारे मजबूत स्तंभ है, कार्यक्रम में सहायक रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो प्रश्न आगे भी लगातार पूछते रहेंगे, लेकिन जाता है समाप्ति की ओर चल रही है। क्षमाई जयदेव को। नमस्कार। बहुत ही अच्छी मतलब बातें निकल कर आ रही थी इस उपन्यास के माध्यम से। समय का थोड़ा-सा वो है, हमें लगता है कि हम लोग फिर भी इस पे बहुत देर तक बात कर सकते हैं, जब इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा इस पे बात हो पाएगी। सृजन संवाद का सबसे महत्वपूर्ण ये जो काम है कि वर्तमान में क्या साहित्यिक गतिविधियाँ हो रही हैं, वो हमारे सामने आते हैं। जो नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत एनर्जेटिक चीज़ है, बहुत जानकारी भरती चीज़ है और इसके लिए साधुवाद देते हैं इस सृजन संवाद को और मुझे बार-बार मैम बुलाती रहें और मुझे अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ा हुआ रहना। आज की संध्या के लिए प्रज्ञा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय दिया, इस उपन्यास के बारे में बताया। प्रज्ञा जी से व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊँ कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक के लिए भी भूमिका लिखी है, उसके लिए आभार। शमा मैम को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ बताया था, ये लाइन छूट गई थी, जो आपको शायद पता भी बहुत ना अच्छा हो। नाटक है आपका ये। जी, थैंक यू और आपने इसे बहुत अच्छे से लिखा, इसकी भूमिका मुझे बहुत मतलब इसको और गंभीर बनाती है। मैं शमा जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि बहुत अच्छे से उन्होंने संचालन किया और वैभव मणि सर अगर पीछे ना होते हमारे, तो हम लोग ये लाइव नहीं कर पाते और फेसबुक तक नहीं पहुँच पाते और फेसबुक में सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके संग जुड़े रहें और सक्रिय बनें और हमें बार-बार कुरेदते रहें कि आप अगला कार्यक्रम कब कर रहे हैं, तो हम लोग जल्दी-जल्दी कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे और हम लोग परेशान करके रखेंगे हमारी विजया मैम को। विजया मैम को धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सोलंकी को। वो हमेशा बड़े मन से बनाकर देते हैं और जो भी सुझाव हम लोग देते हैं वो तत्काल उसको भी लागू कर देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ और बता तारीख को हम लोग, हालांकि जन्मदिन तो सत्यजीत राय का 2 मई को है, लेकिन हम लोगों को कार्यक्रम करने की सुविधा 3 तारीख को मिलती। संवाद सत्यजीत राय बहुत बड़ा करने जा रहा है। सृजन संवाद ने इससे पहले एक ही बार सार्वजनिक प्रोग्राम किया था, वो था जब मेरी संपादित पुस्तक स्त्री, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई है। उसके बाद लगातार हम लोग ऑनलाइन गोष्ठी कर रहे हैं या घर पर गोष्ठी करते थे, लेकिन सार्वजनिक गोष्ठी हम नहीं कर रहे थे। तो 187 गोष्ठी है, वो बड़ी गोष्ठी होने, उसमें दिल्ली फिल्म फाउंडेशन जुड़ रहा है, उसमें साहित्य कला फाउंडेशन जुड़ रहा है और ये सारा कार्यक्रम हम लोग करीम सिटी कॉलेज के मास कॉम विभाग के सहयोग से कर रहे हैं। वो ही इसका मुख्य आयोजक होगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी जो लोग जमशेदपुर में हैं वो जरूर वहां पहुंचे
और हम कोशिश करेंगे कि हम उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करके YouTube पर डालें। उस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैं गौतम घोष, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और जिनके नाम से हिंदी जगत बहुत अच्छी तरह परिचित है, वो भी एक वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगे। साथ ही साथ और लोग भी होंगे। और उसी दिन हमारी उम्मीद है कि सृजन संवाद के सहयोग से जो पुस्तक मैंने संपादित की है सत्यजीत राय का अनुसार, जिसमें प्रज्ञा भी और क्षमा भी और जयदेव भी और 41 लोग शिरकत कर रहे हैं, उनके आलेख उसमें है। किताब 2 खंड का हम लोग विमोचन भी जमशेदपुर में कर पाए। तो जो लोग भी हैं अवश्य, जमशेदपुर में जो लोग हैं वो अवश्य जुड़े। बाकी लोग YouTube पर देखें, सृजन संवाद का अपना YouTube है, इस कार्यक्रम को हम YouTube पर डालें, तो भी आप देखते रहें, से भी जुड़े रहें। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इच्छा नहीं थी, अभी और चल सकता था, लेकिन प्रज्ञा कुछ व्यस्तता जाना चाहती हैं। हम लोग फिर में ये सब आज जुड़े हुए हैं, ये सब के सब सृजन संवाद के अंग हैं और सृजन संवाद इन्हीं लोगों से है। मैं सबसे कहूंगी कि आगे भी सक्रियता बनाए रखें। इसके साथ ही हम लोग आज की गोष्ठी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।